उनको नाम को याद करने का एक ट्रिक है सर। नाम को याद करने का ट्रिक क्या है, देखो इतना ठीक है। जब ग्लूकोज के ब्रेक होने की बात पूछी जाए तो आपको लिखना है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पायरुवेट, यहाँ पे जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जाइलम जो है वो जल को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फा से फूड, है ना। ठीक है, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन क्या है, लिवर। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है ना। तो ये जो बाइल जूस है ये किसने सिक्रीट किया, लिवर ने। हेलो, वेलकम इन केस स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे वो साइंस की हो, उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो यार देखो जो किडनीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके ब्लड को साफ करती हैं, आपके ब्लड को छानती हैं और उसमें से जो लिक्विड वेस्ट पार्ट होता है उसको रिमूव कर देती हैं और वो यूरिन के थ्रू, ठीक है ना, आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। मतलब ये एक पार्ट है एक्सक्रीशन सिस्टम का, क्योंकि एक्सक्रीशन सिस्टम क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में बन रहा है, ठीक है ना, उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब जो जाइलम होते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना, जाइलम टिश्यू होता है, ठीक है ना, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो सर, ठीक है, जाइलम को अगर हम हिंदी में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है जाइलम। हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक ट्रिक बनता है। देखो जा से जाइलम और जा से जल, ठीक है, यानी कि जो जाइलम है जल यानी कि पानी, ठीक है ना, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और जो फ्लोएम है फ्लोएम फासे फूड, यानी वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ठीक है, जो ऑटोट्रोपिक मोड होता है, ठीक है ना, उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की भी जरूरत होती है, सनलाइट की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इन लेक्चर्स के PDF चाहिए ना सर, तो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे सर्च करना AK स्टडी क्लास 9th, ठीक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। यानी पायरुवेट का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जिन बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी है, मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट लगाया, जिन बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी है पेपर में जाके वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो साइटोप्लाज्म पे टिक करें या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करें, है ना। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ रहती है आपकी, और ठीक है ना, आपको किस तरह से सोचना है। देखो जब पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, जो कि एक 6 कार्बन एटम, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो C6H12O6। ठीक है, जब ग्लूकोज के ब्रेक होने की बात पूछी जाए तो आपको लिखना है कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पायरुवेट जो ब्रेक होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी देता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, ये जो ब्रेक डाउन होता है इन चीज़ों को देने के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपकी सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब यहाँ से, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, मतलब क्या कि जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं और ये प्रोसेस कहाँ पे टेक प्लेस करती है। तो सबसे पहली बात, जो एक्चुअल डाइजेशन होता है फैट्स का, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन का क्या मतलब है, मतलब जो फैट पचाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी ज़्यादातर, है ना, वो छोटी आंत में होता है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन यानी थोड़ी सा हिस्सा स्टमक में भी पचाया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी इसका डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले में वो ना के बराबर ही है, बहुत कम है। इसलिए मेनली हम क्या बोलते हैं कि छोटी आंत में होता है, क्योंकि 99.99 हिस्सा समझ लो फैट का यहीं पे पचाया जाता है। कुछ
फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे पचाया जाता है स्टमक में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई थी कि भाई ये जो डाइजेशन है कैसे होता है, आप इसको समझो। देखो एक सिंपल सी स्टोरी की तरह समझो। देखो आपकी बॉडी में, ठीक है ना, एक ऑर्गन है लिवर। ठीक है, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन क्या है, लिवर। ठीक है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है ना, तो ये जो बाइल जूस है ये किसने सिक्रीट किया, लिवर ने। ठीक है, और यही बाइल जूस जो लिवर ने सिक्रेट किया है ये आंत में आता है। ठीक है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर वो ये जो बाइल जूस है ना, इसमें एक और चीज़ होती है जो बोलते हैं इसको बाइल सॉल्ट। मतलब बाइल जूस के अंदर ही बाइल सॉल्ट मौजूद होता है। तो ये बाइल सॉल्ट जो है ना, ये क्या करता है कि जो फैट के बड़े बड़े, ठीक है ना, ग्लोब्यूल्स हैं, मान लो ये फैट का ग्लोब्यूल्स है, मतलब फैट के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, ठीक है ना, ये उनको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे फैट्स के ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे फैट्स के टुकड़ों में। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो इनको पचाना आसान होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा जा रहा है, इसी को बोला जाता है इमल्सन। इमल्सन एक प्रोसेस है जिसमें फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को, ठीक है, बाइल सॉल्ट स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। तो बाइल सॉल्ट के द्वारा फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक किया जाना क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। समझ में आया? तो मतलब अभी तक कहानी में क्या हुआ, लिवर है, लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया। ठीक है, जब जरूरत हुई तो ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आया, और इसी जूस में बाइल सॉल्ट मौजूद थे। इन बाइल सॉल्ट ने क्या किया, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़, ठीक है, जो मैंने लिखी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने से क्या होगा कि जो ये आगे जाके जो एंजाइम इनको पचाने का काम करेगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ उसकी, ठीक है, वो इस पर आसानी से वर्क कर पाएगा, क्योंकि अब इनका सरफेस एरिया बढ़ गया है ना, बहुत सारे टुकड़े हो तो इनका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो वो एंजाइम इन पे एक्ट अच्छे से कर पाएगा। वो एंजाइम क्या है, अभी हमारे उस पर है ना, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है उस एंजाइम को। देखो पहले जो इतना लिखा है इसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए, जो मैंने बताया ये वही चीज़ है, और आपको लिखना कैसे, समझ में तो आ गया होगा यहाँ तक। तो मैंने लिखा फर्स्ट द बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस बाइल मतलब दिस बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट विच इमल्सीफाई फैट्स, जो फैट को इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का जो मीनिंग मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स दे ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, दिस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स टू एक्ट, है ना। अब कौन सा एंजाइम है जो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, है ना, इनको पचाएगा, मतलब फैट को, ठीक है, तो वो है पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। ठीक है, तो ये जो लाइपेज है ना, ये इन इमल्सिफाइड फैट जो है इसको पचाने का काम करेगा। और ये कौन सीक्रेट करता है, ठीक है, ये पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, जैसे नाम से दिख रहा है। देन द पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास रिलीज करता है, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम लाइपेज एक्ट्स ऑन दीज स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स एंड कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब फाइनली इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर आपको याद रखने में आसानी थोड़ी चाहिए तो अभी जो मैं लिखने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से देखो। जो चीज़ मैंने आपको समझाई है इसी को मैं ना याद करने के लिए, मतलब आपको याद रखने के लिए, क्या कि आप याद रख पाओ, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बना देता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि कहानी में सबसे पहले यहाँ पर कौन आया है, लिवर। लिवर ने क्या किया सर, लिवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया। क्या सिक्रेट किया, बाइल जूस। इसी बाइल जूस में कौन मौजूद था, बाइल सॉल्ट। कौन मौजूद था, बाइल सॉल्ट। ठीक है, ये बाइल सॉल्ट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए। ठीक है, कहाँ पे गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने खाया पिया था उसके जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स थे, ठीक है ना, यहाँ पर ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बड़ा सा फैट, ठीक है, ये बड़ा सा गोला फैट थे, ठीक है ना, इन पे एक्ट किया। ठीक है, यानी कि ये जो, ठीक है ना, बाइल सॉल्ट था, ठीक है ना, किसने एक्ट किया बाइल सॉल्ट ने, ठीक है ना, इन पे, और इनको छोटे छोटे फैट्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे फैट्स में तोड़ दिया। ठीक है,
किसने एक्ट किया है, याद रखना बाइल सॉल्ट ने एक्ट किया है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों पे कौन एक्ट करेगा सर, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों पे एक्ट करेगा लाइपेज। ठीक है, कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। लाइपेज कहाँ से निकल रहा है सर, पैनक्रियास रिलीज कर रहा है इसको, और यही लाइपेज, ठीक है, यही लाइपेज इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो कहानी समझ में आ गया कि भाई लीवर ने बाइल जूस सिक्रेट किया, बाइल जूस के अंदर ही बाइल सॉल्ट मौजूद था। बाइल सॉल्ट, ठीक है, जब बाइल जूस छोटी आंत में गया तो उसके साथ साथ ये भी पहुंच गया। वहाँ पे जो आपने खाया पिया था उसमें जो फैट आया था, ठीक है, जो फैट मौजूद था, ठीक है ना, उस पर इन्होंने एक्ट किया और उसको बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। और इन छोटे टुकड़ों पे लाइपेज आसानी से वर्क कर सकता है। लाइपेज इनको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इस तरह से पचाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैंने क्या लिखा, हाउएवर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन ऑल्सो अकर्स इन द स्टमक, जो कि मैंने शुरू में बताया था, लेकिन जो ज़्यादातर हिस्सा है वो छोटे आंत में होता है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैलिवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। सैलिवा मतलब लार, ठीक है, जो आपके मुंह में लार बनती है ना, कहते हैं कि आपने कुछ अच्छा देखा खाने का तो मुंह में लार आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार है, ठीक है, वो डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो जो सैलिवा है, ठीक है, वो सीक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। ये आपके मुंह में मौजूद होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यही रिलीज करती हैं सैलिवा। समझ में आ गया। रोल क्या है सैलिवा का डाइजेशन में, सबसे पहली चीज़ सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। देखो खाना जब सॉफ्ट होगा तभी आप उसको अच्छे से चबा पाओगे, जितने अच्छे से आप चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से उसको पचाया जा सकेगा पेट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, जब खाना मुलायम होगा, नरम होगा, तभी आप उसको अच्छे से निगल पाओगे, सॉलो कर पाओगे, और जब खाने को निगलोगे तभी वो पेट तक जाएगा, तभी उसका पाचन होगा। यानी पचाने में, ठीक है ना, पहली बात को भोजन का नरम होना और भोजन का निगला जाना जरूरी है, और वो काम कौन करेगा, सैलिवा। भोजन को ये सॉफ्ट करती है एंड गीला करती है, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है, ताकि उसको निगलने में आसानी हो। दूसरी चीज़ क्या होगा, देखो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, मतलब जो आप खा रहे हो उसमें स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो सैलिवा है, ठीक है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है ना, इसका नाम याद रखना, बहुत बार MCQ में भी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो सैलिवा है, ठीक है ना, ठीक है, इसके अंदर कौन होता है, सैलिवरी अमाइलेज होता है। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ठीक है, ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है स्टार्च को, किसमें, माल्टोज में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये उसको ब्रेक कर देता है माल्टोज में, जो कि एक सिंपल शुगर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप रोटी का टुकड़ा चबाओ, ठीक है ना, आप सिंपल सूखी रोटी का टुकड़ा लो, सिंपल, और कुछ नहीं लेना उसके साथ, और उसको चबाओ, ठीक है। आपने चीनी वगैरह तो नहीं खाई है, लेकिन तब भी जब आप उस टुकड़े को चबा रहे होगे ना, कुछ देर तक चबाते रहना, निकलना नहीं है, ठीक है। जब कुछ टाइम बीतेगा तो आपको वो रोटी का टुकड़ा मीठा लगने लग जाएगा। जैसे ही सैलिवा उसमें मिक्स होगी, ठीक है, धीरे धीरे वो टुकड़ा मीठा लगने लगेगा आपको, हल्का हल्का। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जो स्टार्च था वो टूट के एक सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है, वो क्योंकि शुगर में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आपको वो मीठा लगता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, तीसरा क्या है भाई, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ टेस्ट, ठीक है। देखो अगर खाना बिल्कुल सूखा रहे और आपका मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, मान लो सैलिवा प्रेजेंट ही नहीं है मुंह में, तो आपकी जीभ जो है उस पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो उस खाने का स्वाद नहीं ले पाएंगे, और जब खाने में कोई स्वाद नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, ऐसा खाना आप नहीं खाओगे, उसको फिर अच्छे से चबाओगे नहीं, है ना, या फिर निगलने का भी मन नहीं करेगा, तो फिर उसका डाइजेशन कैसे होगा। तो मतलब जो टेस्ट आता है हमें, वो तभी आता है जब भोजन गीला हो, और वो गीला कौन कर रहा है, सैलिवा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना सेकंड, इसको जरूर लिख के आना, बाकी के 2 पॉइंट्स अगर आप ना भी लिखो तो चल जाएगा, बट ये वाला मेन है इसका आंसर, सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसमें बोल रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है भाई। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें कोई जीव अपना खाना
खुद बना ले अपनी बॉडी से, ठीक है। वो रसोई में कोई खाना बना रहा है उसको अपना खाना बनाना नहीं कहेंगे, मतलब अपने शरीर का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर ही खाना बना ले, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अकर मेनली इन ग्रीन प्लांट्स वेयर दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये कंडीशन है जो नेसेसरी है सर, ये कंडीशन है जो नेसेसरी है। जैसे पहला सनलाइट होना चाहिए, ठीक है, सनलाइट होगा तभी वहाँ पे सनलाइट, असल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या काम करता है मेनली, सन की जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में बदलता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में एक काबिलियत होती है कि वो सन की एनर्जी को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी में, ताकि उस केमिकल एनर्जी का वो यूज़ करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर पाए। समझ में आ गई बात है। अच्छा, दूसरा क्या है सर, दूसरा क्लोरोफिल होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसे स्टोमाटा के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। वाटर भी होना चाहिए वहाँ पे, H2O भी होना चाहिए, और कुछ मिनरल्स भी होने चाहिए, जैसे कि पौधों के लिए क्या क्या जरूरत है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जरूरी है, ठीक है। अब देखो जब ये चीज़ होती है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है, पौधे को क्या चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस में वाटर चाहिए, ठीक है, किस किस की प्रेजेंस में सर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है। क्या क्या बनाता है सर, ये ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कहोगे कि यार ये जो आपने रिएक्शन लिखी है, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि जो आपने रिएक्शन लिखी है इसमें चलो ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मिनरल्स तो नहीं दिखाई दे रहे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ढिंका फलाना, फिर आपने क्यों लिख दिया है कि ये भी ज़रूरी है। देखो यार, जो प्रोटीन बन रहा है, जो चीज़ें बन रही है ना यहाँ पर, उसमें इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे क्लोरोफिल को ही ले लो, अब क्लोरोफिल भी तो कोई कंपाउंड ही है, तो उसमें पौधे के अंदर जो चीज़ें हैं, है ना, उन्हीं से तो वो क्लोरोफिल भी अपने अंदर प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो अगर मान लो ये सब चीज़ें ही नहीं होंगी तो पौधे के बहुत सारे कंपोनेंट नहीं बन पाएंगे, क्लोरोफिल भी इवन नहीं बन पाएगा, है ना। तो मतलब मिनरल्स भी इसको चाहिए यार वो बनाने के लिए, ठीक है। भले वो इस रिएक्शन में डायरेक्ट कोई मिनरल आपको दूसरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट वो चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक। तो ये आप याद रखना, इसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आप ये चीज़ें लिख लोगे, बाई प्रोडक्ट में लिख देना ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब क्या है सर कि पहले हमें ये बताना है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और फिर कुछ ऐसे जीवों के नाम बताने हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखो यार, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, है ना, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है टेक्स प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बहुत ही कमी हो अगर ऑक्सीजन की, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम एनएरोबिक की कैटेगरी में ही रखते हैं सर। क्लियर होगी बात। जैसे मैं इसको आगे बढ़ने से पहले आपको, ठीक है, ये वाला डायग्राम दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, इसको आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको अगर आप देखो सर ध्यान से, ठीक है, तो ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटा और पायरुवेट बना। अब यहाँ से ये तीन चीज़ें हो सकती हैं सर, ठीक है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली, ठीक है। देखो, अगर ये पायरुवेट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। जैसे अगर ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होता है तो यहाँ पर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एनर्जी बनती है बहुत ही कम, ठीक है। अब लेकिन अगर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत ही कम ऑक्सीजन थी लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर ही है यहाँ पे, तो ये भी एनएरोबिक में ही आता है, ठीक है। जैसे कि जब आप मान लो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो, जैसे दौड़ रहे हो बड़ी देर से, तो क्या होता है कि जितनी बॉडी में आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो कम पड़ती है। अगर तो जो आपकी मांसपेशियाँ हैं, जो आपकी मसल्स हैं, खास करके जो पैर की जांघ की मसल हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के लैक में वो रेस्पिरेशन करने लग जाती है, एनर्जी ब्रेक डाउन करने लग जाती हैं इस पायरुवेट से।
तो वहाँ पर एनर्जी तो रिलीज होती है सर, लेकिन लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और इसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से जो बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं। समझ में आ गई बात? यानी ये दोनों केस, चाहे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या ऑक्सीजन बहुत ही मात्रा में कम है, बहुत ही कम है, ठीक है, दोनों ही केस क्या आते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनेगी, और ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यानी ये वाली चीज़ों में अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ चले गए, साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे आओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ये मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये जो है ये मेनली साइटोप्लाज्म में ही होता है, और ये लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी कम रिलीज होती है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम होती है। समझ में आ गया? अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, और इसीलिए कई बार हम जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में हो रहा है। कभी कभी मतलब मेनली तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है फाइनल स्टेप, लेकिन अगर आप इसका पीछे वाला स्टेप देखोगे, यहीं से होता हुआ आ रहा है ना, साइटोप्लाज्म में भी हुआ, फिर यहाँ भी हुआ। तो कई बार इसको बोलते हैं दोनों में, बट अगर आप दोनों लिख देते तो तब भी ठीक है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, वो भी ठीक है एक हद तक, लेकिन मेनली ये फाइनल स्टेप अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बाकी ये दोनों साइटोप्लाज्म में। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक और बात याद रखना, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी रिलीज, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप इनका डिफरेंस अब समझ पाओगे। पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरा देखो, ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहीं कहीं आपने 36 ATP लिखा हुआ देखा होगा, कहीं कहीं 38 ATP लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये मेनली डिफरेंस 36 38 का क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कम एनर्जी रिलीज होती है, 36 ATP के आसपास। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा, 38 ATP के आसपास रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 ATP के आसपास, यानी देखो ना इससे बहुत कम। भाई 2 का 18 गुना 36 होता है, और 2 का 19 गुना 38 होता है, 18-19 गुना कम रिलीज हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अगला देखो क्या, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहीं कहीं आपको यहाँ पे देखा जाएगा मतलब देखने को मिल जाएगा अकर्स इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, वो भी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ा पीछे समझाया था, जो पाथ है उसका पिछला वाला स्टेप साइटोप्लाज्म में और था, और आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये लेकिन ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही अकर होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या है? एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जबकि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं सर? अल्कोहल एंड CO2, जैसे कि ईस्ट के केस में हो रहा था ऊपर जो हमने देखा था। और जो लैक्टिक एसिड बन रहा था वो मसल्स में, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी मैंने क्या कहा था, उसको एनएरोबिक ही बोलेंगे, इसीलिए इसका एग्जाम्पल एनएरोबिक में ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अच्छा, अब कुछ जीवों के नाम पूछे थे इन्होंने, तो हम लिख देंगे भाई देखो, सबसे फेमस चीज़ ईस्ट है, ठीक है, जो आपकी NCERT में भी दिया गया है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्लस्ट्रोडियम, ठीक है, ये जो जीव हैं ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन की मसल्स जो हैं, ह्यूमन की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, ठीक है। मसल्स, पूरा इंसान नहीं, सिर्फ उसकी कुछ मसल्स, वो भी कुछ खास कंडीशन में ही, बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। अगला क्या है? हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखो यार, ये जो एल्वियोली होती हैं ये कहाँ पाई जाती है? हमारे फेफड़ों में, है ना। जो आपकी सांस नली है वो आगे जाके दोनों फेफड़ों में डिवाइड होते 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 बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेरिकल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं? एल्वियोली, ठीक है। ये मेनली क्या करती है, ठीक है, जब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जैसे आप इसको पहले समझ लो, जो लिखा हुआ इसको छोड़ो, पहले आप समझो, ठीक है। जो आप सांस ले रहे हो, ठीक है, वो सांस कहाँ जा रही है? आपकी सांस नली से होती हुई आपके फेफड़ों में जाके भर रही है। फेफड़ों में मेनली, ठीक है, जो आगे जाके छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हो गए हैं आपकी सांस की नली यहाँ पे, यानी कि एल्वियोली, ठीक है ना। उसी में जाके जैसे भरती है आपका ये फेफड़ा फूलने लगता है। अब होता क्या है सर, हार्ट ने, अभी आगे हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट ने वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था उसको पंप किया, और वो ब्लड आपके फेफड़ों में आता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हार्ट से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, लेके आए आपके फेफड़ों तक, ठीक है। एल्वियोली क्या करती हैं सर? देखो, आपने सांस ली, मैं सिर्फ एक एल्वियोली बना रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए रफली, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपने सांस ली होगी तो,
ठीक है ना, वो हवा भर गई होगी। आपने जो बाहर से सांस ली उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और जो ब्लड आया है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। मान लो इसके चारों तरफ ब्लड आया, ठीक है, इसके चारों तरफ ब्लड आया। ब्लड कहाँ से आया? आपके हार्ट से। अभी हम पढ़ेंगे हार्ट से कैसे आता है ब्लड फेफड़ों के पास साफ होने के लिए, मतलब ऑक्सीजन फिल आउट करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। तो इस ब्लड में ना सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है। तो होगा क्या सर, होगा क्या, इसके सरफेस से, ठीक है ना, इसके सरफेस से, ठीक है ना, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे आ जाएगी। और फिर जब आप सांस छोड़ोगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू बाहर निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन ब्लड में चलेगी और ब्लड पूरे ऑर्गन्स को, ठीक है, घूमता जाएगा आगे जाके और फिर ऑक्सीजन देता जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ब्लड यहाँ से एक बार फिर हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसे पंप करता है वापस से, फिर वो शरीर के पास जाता है। वो सब अभी हार्ट वाला जो सेक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें भी हम आएंगे, तो देख लेना। फिलहाल ये जो एल्वियोली है क्या कर रहे हैं, जो हमने सांस ली, सांस इसमें भर गई एल्वियोली में, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड थी, यानी ब्लड से रिचली सप्लाइड होती हैं ये। तो ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज कर देता है। ब्लड क्यों कर पाता है ऐसा? क्योंकि ब्लड के पास एक चीज़ होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब देखो अब हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने चीज़ें समझाई, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो ये नहीं पूछा सिर्फ कि ये कैसे होता है, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा एल्वियोली के द्वारा। इसके लिए उनमें क्या ऐसे खास डिजाइन बना हुआ है, मतलब उन्होंने अपने आप को ऐसा क्या खास स्ट्रक्चर दे रखा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कर सकती हैं। तो इसको समझो जरा, इसको समझो। द एल्वियोली आर टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स इन द लंग्स। फेफड़े में होती हैं, आगे जाके जो है ना डिवाइड होकर छोटी छोटी चीज स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम बोलते हैं एल्वियोली। दे आर स्पेशली डिजाइन टू मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज इन दी फॉलोइंग वेज। कैसे? फॉलोइंग वेज मतलब पहला, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको जब ये चीज़ समझाई तो मैंने कहा कि भाई इनके सरफेस से ही तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे आ रही है, यानी सरफेस एरिया हमें ज़्यादा चाहिए। अब क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, स्पेरिकल होती हैं और बहुत छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, इसीलिए सर, इसीलिए ठीक है, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हर जगह जाके ऑक्सीजन भरेगी और ब्लड चारों ओर होगा तो सरफेस एरिया बहुत सारा होगा और यहीं से ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में देखो एक चीज़ आ सकती है कि ये तो स्फेरिकल होती है सर। अगर आप कोई शेप देखो, स्फेयर देखो, क्यूब देखो, क्यूबॉइड देखो, तो स्फेयर का असलियत में सरफेस तो सबसे कम होता है गिवन वॉल्यूम के लिए। पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्फेरिकल होने की मदद से उनका लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है। अगर आप इतना डिटेल में पढ़ना चाहो तो, वैसे इतना डिटेल में वैसे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, बट आप याद रखना, अगर मान लो फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम मान लो x सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब x सेंटीमीटर क्यूब की आप अलग अलग शेप बनाओ, स्फेयर बनाया, क्यूब बनाया, है ना, क्यूबॉइड बनाया, और भी कोई सिलेंडर बना दिया, तो इसमें जो सबसे कम सरफेस एरिया होगा ना गिवन वॉल्यूम के लिए, वो सबसे कम सरफेस एरिया तो स्फेयर का होता है। फिर आप कहोगे फिर स्फेयर में अगर एरिया कम होता है तो फिर हमें पे लार्ज सरफेस एरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जो एल्वियोली है ना, इसको सिर्फ एरिया का ही मेंटेनेंस नहीं देखना है सर, इसको ये भी तो चाहिए कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर सके। जब आपने सांस ली तो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर सके। तो स्फेयर वो चीज़ होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम यानी ज़्यादा से ज़्यादा गैस भी अपने अंदर भर लेगा, और जो एरिया है भले ये थोड़ा दे रहा है बट ऐसी बहुत सारी हैं, है ना। तो मेन तो यही है ना भाई, ऑक्सीजन जो आपने बाहर से खींची, सांस ली, वो फिल तो होनी चाहिए ना इनमें, तो उसके लिए इसमें जगह ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो मतलब इसको दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना होता है सर, सिर्फ वॉल्यूम को नहीं देखना होता, सिर्फ एरिया को नहीं देखना होता, दोनों को देखना होता है सर। एरिया भी बैलेंस हो जाए, वॉल्यूम भी। एरिया इसलिए चाहिए ताकि गैस का डिफ्यूजन हो सके सरफेस के द्वारा, इसको वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस यहाँ पे भर सके आगे जो हम बाहर से सांस लें, है ना। तो दोनों को मिला के जो एफिशिएंट तरीका निकलता है वो स्फेयर है, क्योंकि स्फेरिकल ऐसे गोल 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 बहुत सारे, ठीक है ना, आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, तो बहुत सारे इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम तो खैर फिक्स सरफेस एरिया के लिए अगर मैक्सिमम देखें तो वॉल्यूम स्फेयर का होता है, और अगर फिक्स वॉल्यूम के लिए मिनिमम देखें तो सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेयर का। खैर अभी आप इतने डिटेल में मत जाओ, अभी आप ऐसे याद रख लो, है ना। जो भी मैंने अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम बकवास करी है, वैसे बकवास नहीं है वो, आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो स्फेयर होता है वो एक ऐसी शेप है जो गिवन फिक्स वॉल्यूम के लिए
मिनिमम एरिया रखता है, मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, खैर वो सब छोड़ दो। अब इतना याद रखो कि ये छोटी छोटी स्फेरिकल बहुत सारी होती हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। अगला क्या है, थिन वॉल्स। जो इनकी वॉल्स होती है, दीवार होती है, बहुत ही पतली होती है, ऑलमोस्ट 1 सेल थिक होती है। अब जितनी ज़्यादा पतली दीवार होगी उतनी जल्दी यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड में जाएगी आसानी से, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, ठीक है ना, इनके अंदर आ जाएगी, है ना, जितनी ये पतली होंगी। तो ये थिन वॉल होती हैं, इसलिए भी ये मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज कर पाती हैं। ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, मतलब ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, है ना, हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो डायरेक्ट इनके पास आया। ठीक है, तो मतलब ब्लड से कनेक्टेड होती हैं, तो आसानी से ऑक्सीजन उसको दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ठीक है, मॉइस्ट सरफेस होता है, इनका जो सरफेस होता है मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होने से फ़ायदा क्या होता है सर, कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाने से पहले मॉइस्चर में आसानी से घुल जाती है, और फिर वहाँ से ब्लड में जाना और आसान रहता है। ठीक है, इलास्टिसिटी इनकी अच्छी खासी होती है। इलास्टिसिटी अगर मैं सिंपल भाषा में, अभी टेक्निकल डेफिनेशन में आ जाऊँ, तो आपने रबड़ देखा है ना, रबड़ को आप खींचते हो तो फैल जाता है, फिर छोड़ते हो तो वापस, है ना, यानी कि ऐसे फैल सिकुड़ सकता है। तो ये भी कुछ हद तक, ठीक है ना, फैल सिकुड़ सकती हैं। जब आप सांस लोगे तो फैल जाएंगी और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर जाएगी, और फिर आप सांस छोड़ोगे तो सिकुड़ जाएंगी। इसकी मदद से भी ये ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कर पाती हैं। क्लियर होगी बात। तो लार्ज सरफेस एरिया होता है इनके पास, थिन वॉल्स होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, मॉइस्ट सरफेस होता है, और इलास्टिसिटी अच्छी खासी होती है इनकी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑल बॉडीज। अभी मैं जब आपको एल्वियोली के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ब्लड क्यों ट्रैप कर पा रहा है ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा, ब्लड के साथ फ्लो होता हुआ। बट सोचो अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो जाहिर सी बात है, आपने सांस ली बट उतनी ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी ही नहीं। आपको लगेगा जैसे आपकी सांस फूल रही है, बावजूद इसके कि आपको महसूस होगा कि आपने सांस अंदर ली छोड़ी, बट ऐसा लगेगा सांस फूल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी ब्लड में वो हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर जिसके पास भी उसके साथ ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीमोग्लोबिन। पहला तो रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को कैरी कैसे करेंगे? ठीक है, फटीग एंड वीकनेस, तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा था कि जो रेस्पिरेशन हो रहा था उसमें ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन जा रही थी माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज कर रही थी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी उतनी, तो मतलब थकान सी महसूस होती रहेगी, ठीक है ना, वीकनेस सी महसूस होती रहेगी, पेलनेस, है ना, स्किन जो है आपकी वो ऑलमोस्ट, है ना, धीरे धीरे उनमें पीलापन आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस आपकी फूलने लग जाएगी, खास करके जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो वहाँ पे सांस फूलने लग जाती है। क्यों? अच्छा, सांस क्यों फूलती है सर? सांस इसलिए फूलती है क्योंकि आपके जो हार्ट है आपका, ठीक है ना, एक तो वो भी तेज रेट से काम कर रहा होता है, और क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम एब्जॉर्ब हो पा रही है तो जल्दी जल्दी सांस लेना होता है ताकि नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएं, और कम एब्जॉर्ब हो रही है तब भी वो थोड़ा, ठीक है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आप बार बार लगातार जल्दी जल्दी उस प्रोसेस को कर रहे हो। ठीक है, डिजीनेस एंड हेडेक, जाहिर सी बात है जब ब्रेन सेल को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो फिर हेडेक वगैरह होगा, डिजीनेस होगा। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया खैर कंडीशन का ही नाम है, जब हीमोग्लोबिन की बहुत हद तक कमी हो जाए तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एनीमिया बोल देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ लिख सकते हो कि भाई आपके हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, किसी का भी जिसमें हीमोग्लोबिन कमी है उसके दिल पे प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से वही चीज़, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, कि मोर प्रेशर ऑन दी हार्ट। ठीक है, जो दिल होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर क्यों आएगा? क्योंकि देखो, दिल पंप करता है ब्लड फेफड़ों में आया, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके वापस दिल के पास गया, दिल ने पंप किया, बॉडी के पास गया, बॉडी से फिर हार्ट में आया, हार्ट ने पंप किया, फिर फेफड़ों में आया, फेफड़ों से ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, फिर दिल के पास गया, दिल ने पंप किया, फिर बॉडी के पास गया। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर जो खून यहाँ पे आ रहा था वो कम ऑक्सीजन उठा पा रहा है यहाँ से, तो हार्ट चाहेगा जल्दी जल्दी उसे यहाँ पे भेजे ताकि भरे वो कम कम उठा के लाए, लेकिन कई बार लाए तो थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए। तो जब हार्ट उसको पंप तेज़ी से करना पड़ेगा तो सर जाहिर सी बात, उसमें प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब जो मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ ना इतनी देर से कि ऐसे पंप करता है, उसके पास जाता है, उसके पास जाता है, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये डायग्राम जानबूझ के लगाया, अब इसको समझाता हूँ इसका क्या यूज़ है। देखो, ठीक है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन को डिफाइन करो ह्यूमन बींग्स में, और ये नेसेसरी क्यों है इसको भी बता दो।
तो देखो यार, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, ठीक है, कि ये जरूरी क्यों है, पहले ये समझो कि भाई डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जब ब्लड पूरी बॉडी में एक चक्कर लगा रहा होगा, उस एक चक्कर लगाने के दौरान ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरा होगा। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जब ब्लड पूरा चक्कर लगाएगा बॉडी में, एक चक्कर, जब वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो हार्ट से वो 2 चक्कर लगा चुका होगा, मतलब 2 बार हार्ट में एंटर किया होगा, एग्जिट किया होगा। ठीक है, समझो कि ये कैसे होता है। इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके पार्ट्स याद होने चाहिए। हार्ट के जो चारों चैम्बर है उनका नाम याद होना चाहिए। उनको नाम को याद करने का एक ट्रिक है सर। नाम को याद करने का ट्रिक क्या है, देखो इतना सबको याद हो जाता है कि कुछ हिस्सों का नाम आर्टियम है और 2 हिस्सों का नाम वेंट्रिकल, यानी 2 का नाम आर्टियम है, 2 का वेंट्रिकल है। अगर आपको आर्टियम कौन सा है, वेंट्रिकल कौन सा है याद करने में दिक्कत होती है सर, तो जो हार्ट है ना, इसको बीच से यहाँ पे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। जो ऊपर वाले हिस्से इनको आर्टियम बोलेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे। आप कहोगे इसमें ट्रिक क्या हुआ, देखो जब आप ABCD पढ़ते हो सर, ABCD ऐसे करते करते लास्ट में नीचे कहीं ना V आता है, ABCDEFG ऐसे करते करते लास्ट में V, फिर आगे सब कुछ चलेगा, है ना। तो यानी कि A ऊपर और B नीचे, तो मतलब A फॉर आर्टियम, यानी आर्टियम वाला पोर्शन ऊपर रहेगा। इधर आप देखोगे राइट की साइड तो ये राइट आर्टियम हो जाएगा, लेफ्ट की साइड देखोगे लेफ्ट आर्टियम हो जाएगा, क्योंकि A ऊपर है सर, A कहाँ है, ऊपर। और जो इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा है उसमें V फॉर वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहाँ होगा, नीचे वाला हिस्सा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, पहली बात। हाँ, अगर आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर राइट लिखा हुआ है, ये क्या बवाल है, ये बवाल नहीं है सर। ये इसलिए है क्योंकि आपका मुंह इधर है, ये जिस इंसान का हार्ट बना है ना, उसका मुंह आपकी तरफ है, ऐसे मान के चलो। क्योंकि किताब को आप देख रहे हो तो उसका मुंह आपकी तरफ है, यानी कि ये इंसान जिसका ये हार्ट है वो आपकी तरफ अगर मुंह करके खड़ा होगा तो ये उसका राइट साइड होगा। तो यानी उसके हार्ट का ये वाला हिस्सा जो इधर दिखेगा वो राइट वाला होगा, राइट आर्टियम। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, जब आप किताब की तरफ मुंह होगा तो अपना उल्टा करना, आपका सीधा हाथ इसके उल्टे की तरफ होगा, ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेना, अगर आप इधर मुंह करके खड़े हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये राइट आर्टियम, ये वाला हिस्सा, ये जो ये टुकड़ा है हार्ट का, ठीक है, ये क्या है, राइट आर्टियम है, ठीक है। इसके नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ऐसे ही ये लेफ्ट आर्टियम है, ये लेफ्ट नीचे वाला वेंट्रिकल है, ऊपर वाला आर्टियम नीचे वाला वेंट्रिकल। ABCD में ऊपर ए आता है, नीचे भी आता है, अगर आप लिखते हो तो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब अगर आपको ये समझ में आया तो मैं समझाता हूँ कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, फिर आगे बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों है। पहले इसको समझ लो, क्योंकि कई बार ये चीज़, ये फ्लो बच्चों के समझ में नहीं आता और वो आगे जाके, ठीक है, परेशान होते रहते हैं। तो देखो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात होती है, ठीक है, यहाँ से कैसे ये वर्क करता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 बार आएगा, ठीक है ना। इन ह्यूमन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच कंप्लीट सर्किट, या साइकिल लिख सकते हो, ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। पहला क्या है, पाल्मोनरी सर्कुलेशन। पाल्मोनरी का मतलब हो जाए जो फेफड़ों से रिलेटेड हो, यानी पाल्मोनरी सर्कुलेशन में जो फेफड़ों में जो ब्लड भेजेगा। कैसे होगा, देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट आर्टियम, मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल एंड पम्प्ड टू द लंग्स। इन द लंग्स इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड। क्या लिखा है ये समझाता हूँ, देखो आपकी बॉडी के पास जब ब्लड गया होगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन देता हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ आपके हार्ट पे दोबारा आता है। तो मतलब कि ये ब्लड जो आपके हार्ट में अब दोबारा आने वाला है, ठीक है, आपका समझ लो यहाँ पे सारी बॉडी को हट गया, मतलब ब्लड गया, ये वो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है और ऑक्सीजन इसमें बहुत ही कम बचा है, ना के बराबर, ठीक है। अब इस ब्लड को चाहिए कि किसी तरह से इसमें ऑक्सीजन दोबारा आ जाए, फिल हो जाए। तो क्या करेगा, ये ब्लड आएगा इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा जिसको हम बोल रहे हैं राइट आर्टियम, ये इस खून को इकट्ठा करने का काम करता है बस। ये उसको इकट्ठा करेगा और फिर यहाँ पे एक वॉल्व होता है, एक दरवाजे की तरह समझो, वो खुल जाता है और ये ब्लड आ जाता है नीचे, नीचे वाले हिस्से मतलब राइट वेंट्रिकल में। और ये राइट वेंट्रिकल जैसे ही पिचकता है ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, तो यानी कि ब्लड वापस से इस वाले हिस्से में नहीं जा पाता और यहाँ से एक रास्ता खुला होता है, ठीक है, एक नली जा रही होती है, ठीक है। यही पाल्मोनरी आर्टरीज जो है यही इसको लेके जाती हैं फेफड़ों के पास, यानी कि जैसे इसने पंप किया ये ब्लड गया आपके फेफड़ों के पास, ठीक है। तो अभी देखोगे खून एक बार आपके दिल में आ चुका है, बॉडी में भी नहीं गया, अभी सिर्फ फेफड़ों तक भेजा गया है। फेफड़ों में वही चीज़ होगा, एल्वियोली वगैरह होंगे, आप सांस लोगे ऑक्सीजन आएगी, फिर वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन फिल आउट कर दी जाएगी एल्वियोली की मदद से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब यानी कि यहाँ पे खून ये साफ हो चुका है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड खून है यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है सर,
जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये फिर से आपके हार्ट में ही आएगा, आपकी बॉडी में नहीं जाएगा सर। यानी कि हार्ट में ये दूसरी बार आया सर, अभी बॉडी में एक बार भी नहीं गया। पहली बार हार्ट में आया था गंदा खून, फिर साफ होने के लिए गया फेफड़ों के पास, फेफड़ों से ऑक्सीजनेट हो गए, फिर हार्ट के पास आ गया। हार्ट का ये वाला हिस्सा लेफ्ट आर्टियम इसको इकट्ठा करेगा और फिर छोड़ देगा नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाला हिस्सा पंप करेगा और फिर ये यहाँ से होते हुए ब्लड, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाएगा, फिर धीरे धीरे खून गंदा होगा और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब आप देखोगे एक चक्र में एक बार हार्ट में आया, दूसरी बार हार्ट में आया, लेकिन बॉडी में पहली बार गया, पहली बार यहाँ पे बॉडी में गया यहाँ से, यानी कि पूरे एक चक्कर में हार्ट में 2 बार आ रहा है, बॉडी में 1 बार जा रहा है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डबल सर्कुलेशन। तो जो मैंने लिखा है देखो, जो खून फेफड़ों के पास भेजा जा रहा है, वो वाला जो खून का फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं पाल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो ये ऑक्सीजनेटेड खून है जो बॉडी को भेजा जा रहा है, इस सर्कुलेशन को बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये रिटर्न होता है टू दी लेफ्ट आर्टियम। देखो फेफड़ों से आया यहाँ पे, ये क्या है, लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम में आया, ठीक है, एंड पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने कहा ये इसको इकट्ठा करेगा, फिर पास कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो जाएगा बॉडी को, है ना, एंड इट पंप्स टू दी होल बॉडी। समझ में आ गया? एंड इट पंप्ड टू दी होल बॉडी। तो अब समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लो कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहाँ एंटर किया सर? राइट आर्टियम में। कहाँ पे? राइट आर्टियम में आया। राइट आर्टियम ने इसको इकट्ठा करके कहाँ पे मूव कर दिया सर? राइट वेंट्रिकल में मूव कर दिया, यानी कि राइट आर्टियम के बाद राइट वेंट्रिकल में मूव हो गया। और फिर ये पंप हुआ तो कहाँ गया? लंग से पास गया। लंग्स ने क्या किया? इसमें ऑक्सीजन फिल कर दी सर, है ना, यानी कि अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड था ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया सर? लेफ्ट आर्टियम में आया, ठीक है, कहाँ पे आया? लेफ्ट आर्टियम में आया। ये लेफ्ट आर्टियम ने इसको इकट्ठा करके कहाँ पे भेज दिया? पास कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर दिया सर, लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर दिया, और फिर ये पंप हुआ पूरी बॉडी में। जानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट यकीन मानो अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं करी है और इस क्वेश्चन को पूरा समझा है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है? वाई इज इट नेसेसरी? ये नेसेसरी क्यों है? ठीक है, पहली बात तो ठीक है, ये ऐसा करने से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, तो ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी खासी रहती है और यहाँ से ये इंश्योर हो पाता है कि एफिशिएंटली ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है अलग अलग ऑर्गन्स को, ठीक है, और मेंटेन रहता है एक हाई प्रेशर इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फॉर द फास्टर ब्लड फ्लो। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? जाइलम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में अंतर बता दो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द जाइलम एंड फ्लोएम? ठीक है, तो पहला तो मैंने अभी आपको बताया था कि जाइलम को अगर हम हिंदी में लिखे, अभी अब मैंने आपको ट्रिक बताया था, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जाइलम जो है वो जल को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम, फा से फूड, है ना, फा से फ्लोएम, ऐसे भी मैंने हिंदी मीडियम में भी यही पढ़ा रखा है, तो ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ठीक है, यानी कि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट विच मूव्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो जाइलम है वो मेनली वाटर और इसके अंदर मिनरल सॉल्ट वगैरह डिजोल्व है, यानी वाटर में जो चीज़ डिजोल्व है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। जबकि फ्लोएम क्या होगा? फा से फ्लोएम, फा से फूड, यानी फ्लोएम मेनली ट्रांसपोर्ट फूड प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे, ठीक है। अगला देखो, अब क्योंकि जो ठीक है ना पौधा होगा, ठीक है, जो पौधा होगा कुछ ऐसा देखो, ठीक है, तो जाइलम क्या कर रहा है? जल कहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा? जड़ों से। तो यानी कि जो जल है वो जड़ें ऑब्जर्व करेंगी और नीचे से ऊपर की तरफ भेजेंगे, यानी इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड पार्ट, यानी कि लीव्स वगैरह जो ऊपर की टहनियाँ वगैरह हैं, तो मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होता है, इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। जबकि यहाँ पर जो फ्लोएम होगा वो क्या होगा भाई साहब? जहाँ जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल है पौधे में, वहाँ खाना बन सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है तो यहाँ पर भी फूड प्रोड्यूस, अरे क्या हो गया, रुको एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर भी फूड प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पर भी फूड प्रोड्यूस होगा, मतलब फूड तो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है सर, है ना। अब इस फूड को हो सकता है ऊपर वाले हिस्से की जरूरत हो वहाँ भी भेज दिया जाएगा, नीचे वाले हिस्से जड़ों वगैरह को जरूरत हो वहाँ भी भेज दिया जाएगा।
मतलब ये हर डायरेक्शन में होता है। इसको आप ओमनी डायरेक्शन भी बोल सकते हो या फिर आप यूँ कह सकते हो बोथ डायरेक्शन, ऊपर नीचे दोनों जगह जा सकता है फ्लोएम वाला। ठीक है, तो दिस ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। कहीं कहीं आपको ओमनी डायरेक्शनल भी मिल जाएगा क्योंकि हर डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे बाई मैंने इसलिए लिख दिया मतलब ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, यानी लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक जा सकता है। क्लियर होगी बात, ये क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी, इसमें क्या बोला गया, कंपेयर कर दो फंक्शन ऑफ एल्वियोली, ठीक है, जो कि लंग्स में पाई जाती हैं, एंड नेफ्रॉन्स जो कि किडनीज में पाई जाती हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के कंपेयर की। ठीक है, तो एल्वियोली के बारे में भी पढ़ा हमने, ये लंग्स में होती हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वेरी थिन होती हैं, है ना, लगभग 1 सेल, ताकि गैस का एक्सचेंज अच्छे से किया जा सके, है ना। बहुत सारे, ठीक है ना, ये ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड की सप्लाई से हाईली कनेक्टेड होती हैं, है ना, ताकि गैस का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो सके, और ये प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया। ये सब चीज़ें हमने अभी पढ़ ली थी, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। किडनी वाले पार्ट पे आते हैं। नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं सर? किडनी में। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मात्रा में पाई जाती हैं ये, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, और ये गैस का एक्सचेंज करती है। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं सर? किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, किडनी जो आपके ब्लड को छान के वहाँ से पेशाब यानी कि यूरिन अलग कर रही है। ठीक है, उसमें जो किडनी है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, 1 से 1.5 मिलियन के आसपास एक किडनी में। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, इसमें बोमेन्स कैप्सूल होता है विच encloses the glomerulus for the blood filtration। मतलब ब्लड को फिल्टर करने की इसमें छोटी छोटी और इकाइयाँ होती हैं इसके अंदर। ईच किडनी कंटेन्स 1 से 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एल्वियोली लंग्स में हो रही हैं, नेफ्रॉन्स कहाँ है? किडनी में। फंक्शन की अगर हम बात करें तो भाई एल्वियोली क्या करती हैं? गैस का एक्सचेंज करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती हैं। जबकि नेफ्रॉन्स क्या हो रहा है? नेफ्रॉन्स क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्टर कर रहा है, और ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, खास करके लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, उसको, ठीक है ना, वाटर के साथ छान के पेशाब बना के शरीर के बाहर भेजने के लिए उसको, ठीक है, बाकी पार्ट्स में भेज देता है। ठीक है, जहाँ से वो फिर वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो मतलब फंक्शन ऑफ कंपैरिजन करें तो हम बोलेंगे एल्वियोली के बारे में। ठीक है, तो मतलब फंक्शन कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो एल्वियोली के बारे में बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंटर्स इन द ब्लड प्योरीफाइंग इट वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड। ठीक, नेफ्रॉन्स की बात करेंगे तो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सम सॉल्ट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, वाइल जो अनवांटेड पार्ट होता है, ठीक है ना, वो यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और क्लास 10th, ठीक है, क्लास 9th नहीं, क्लास 10th, और PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। थैंक यू।